नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, किसानों को कर्ज माफी का वादा, विकसित राज्य बनाने का ऐलान। अमेठी और रायबरेली की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। गोवा में प्रधानमंत्री का ऐलान, नोटबंदी से पर्यटन पर नहीं पड़ा असर। राहुल गांधी ने पंजाब में बादल सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कश्मीर के माछिल सेक्टर में हिमस्खलन, सुरक्षित निकाले गए सेना के 5 जवान। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने से जरूरी सामानों की किल्लत। प्रवासियों पर अमेरिकी सख्ती को लेकर संयुक्त राष्ट्र की सलाह, आने वालों का हो सम्मान। फ्रांस और जर्मनी ने भी जताई चिंता। और सेरेना विलियम्स ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन, फाइनल में बहन वीनस विलियम्स को दी मात। 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की जनता से कई लोक लुभावन वादे किए हैं। इनमें किसानों का कर्ज माफ करने से लेकर 12वीं तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा है। पार्टी ने कहा है कि वो संवैधानिक प्रावधानों के तहत राम मंदिर के निर्माण की कोशिश करेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इसे लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया गया है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने 15 साल तक राज्य को लूटा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू से विकसित राज्य की कतार में खड़ा करने का वादा किया। और मैं आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की सूची से 5 ही साल में बाहर निकालकर देश का एक बहुत प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए कृतनिश्चयी है। पार्टी ने घोषणा पत्र को 9 क्षेत्रों में बांटा है। बीजेपी ने छोटे और सीमांत किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया है। वहीं भावी कर्ज पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। गन्ना किसानों को तुरंत चेक से भुगतान किया जाएगा। अवैध खनन खत्म करने के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। 12वीं कक्षा तक शिक्षा मुफ्त होगी। मेधावी छात्रों की स्नातक तक फीस माफ की जाएगी। सांप्रदायिक तनाव के बाद पलायन रोकने के लिए सभी जिलों में समिति बनेगी। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण पार्क बनेगा। 24 घंटे बिजली आपूर्ति होगी और गरीबों को सस्ते दर पर बिजली मिलेगी। 3 तलाक पर पार्टी महिलाओं की राय लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी और राज्य में बूचड़खाने बंद होंगे। भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार भी संवैधानिक तरीकों से जल्द राम मंदिर बने, इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। अमित शाह ने आरोप लगाया कि केंद्र ने उत्तर प्रदेश को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद दी, लेकिन जमीन पर कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव सरकार से जवाब मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। इन दलों का कहना है कि बीजेपी सिर्फ वादे करना जानती है, क्योंकि अच्छे दिन का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। बीजेपी को अपने लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी करने के बाद अब उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में इनको अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं रहा है। भाजपा का धोखा उत्तर प्रदेश में नहीं चल सकता। उत्तर प्रदेश गुजरात नहीं बन सकता। ये भाजपा को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इन्होंने कभी किसानों का कोई भला नहीं किया। उत्तर प्रदेश में जनता अच्छी तरह से जानती है कि समाजवादी सरकार ने किसानों के लिए काम किया है। 1996 से 2016 तक का सफर भाजपा का देख लीजिए। हर बार ये कहते हैं कि राम मंदिर यहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। वोट सब ले जाएंगे और जनता को बेवकूफ बनाएंगे। यही अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का नारा रहा है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने बीजेपी के खिलाफ 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। ये सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक संगठन कुल 64 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। संगठन का आरोप है कि बीजेपी ने उनके नेता योगी आदित्यनाथ का अपमान किया है। संगठन के इस कदम की खुद योगी आदित्यनाथ ने आलोचना की। उन्होंने इसे अवैध बताया। कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली की सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों से राहुल गांधी और सोनिया गांधी सांसद हैं। पार्टी के प्रचार समिति के प्रमुख संजय सिंह ने अमेठी में यह ऐलान किया। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के दौरान भी इन सीटों को लेकर दोनों पार्टियों में विवाद था। गठबंधन के तहत कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बात गोवा की, जहां पणजी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के आलोचकों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से गोवा जैसे राज्यों में पर्यटन पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने बीजेपी को पूर्ण बहुमत देने की अपील की ताकि गोवा को सबसे सुविधाजनक राज्य बनाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गोवा के पणजी में चुनावी रैली की, जिसमें उन्होंने राज्य में पर्यटन को बढ़ाने और विकास पर जोर दिया। उन्होंने गोवा के मतदाताओं से इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत की अपील की और बदले में गोवा को हिंदुस्तान का सबसे आरामदायक राज्य बनाने का वादा किया। पूर्ण बहुमत दे, कंफर्टेबल मेजोरिटी दे। मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप हमें कंफर्टेबल मेजोरिटी देंगे, हम गोवा को हिंदुस्तान का सबसे कंफर्टेबल स्टेट बना देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल विकास के मुद्दे पर चुनाव से भागते हैं, लेकिन विकास से ही लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। ये 5 वर्ष गोवा के विकास के वर्ष रहे हैं। एक ऐसी मजबूत नींव वर्तमान सरकार ने रखी है, जिस पर आने वाले दिनों में विकास की भव्य इमारत बनाने का हमारा सपना है। नरेंद्र मोदी ने गोवा की पूर्व की कांग्रेसी सरकारों की आलोचना की और साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसा। बीजेपी के लिए गोवा में इस बार चुनावी राह आसान नहीं है। बीजेपी के गठबंधन साथी अब उनसे अलग हो गए हैं। पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है और मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर पर्रिकर का चेहरा नहीं है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री खुद इस प्रदेश में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। कैमरामैन चेतन के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, पणजी। और प्रणब गोस्वामी गोवा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। प्रणब, मनोहर पर्रिकर तो अब सेंटर की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत पार्सेकर को भी इस बार बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बताया है। क्या इसकी वजह है और कितना चुनौतीपूर्ण है इस बार बीजेपी के लिए गोवा की सियासत को जीतना? देखिए, चुनौतियां तो बहुत ज्यादा है और यही वजह है, जैसा आपने पूछा, कि लक्ष्मीकांत पार्सेकर जो कि मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद भी वो सरकार को लीड कर रहे हैं। इसके बावजूद भी उनके नाम को लेकर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए बीजेपी के भीतर, वो आत्मविश्वास नहीं है। शायद यही वजह है कि हर सेंट्रल लीडर जब यहां आते हैं, चाहे वो अमित शाह खुद पार्टी प्रमुख हो या फिर नितिन गडकरी जो कि चुनाव इंचार्ज हैं यहां पर, वो तक कहते हैं कि आप पर्रिकर के लिए वोट दे रहे हैं, पर्रिकर आपका ध्यान रखेंगे। यानी कि ये साफ है कि बीजेपी को पता है कि जब से पर्रिकर ने स्टेट छोड़ा है, वो सबसे बड़े लीडर थे बीजेपी के। उसके बाद से एक वैक्यूम जरूर आया है पूरी लीडरशिप को लेकर और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना, जो सत्ता विरोधी लहर का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है। उनके गठबंधन के साथी उनसे अलग हुए हैं और खासतौर पर वो जो विचारधारा को लेकर साथ में थे, एमजीपी साथ में थी, वो अलग राह ले ली है उन्होंने और इसलिए वोट बंटने का खतरा जरूर है। साथ में सत्ता विरोधी लहर है ही और बहुत सारी रीजनल पार्टीज भी है जो इस बार थोड़े थोड़े वोटों में सेंध लगाने के लिए मैदान में है। आम आदमी पार्टी भी मैदान में। तो इन सबको देखते हुए बहुत आसान नहीं है ये रहा और खासतौर पर तब जब पार्टी खुद ये कॉन्फिडेंस शो नहीं कर रही है अपने ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। बहुत जल्दी से जानना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी की आपने बात की है, पंजाब में तो हम दे रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण चुनौती जरूर दे रही है, लेकिन गोवा में क्या स्थिति है आम आदमी पार्टी की?
देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, वो अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करा रही है। पूरे जोर शोर से दिल्ली से उनके नेता यहां पर कई कई हफ्तों से यहीं पर हैं, वो नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और उसी तर्ज पर वो पूरी चुनाव अभियान चल रहा है, जिस तर्ज पर कहा जाए कि उन्होंने दिल्ली में अपना चुनाव अभियान किया था। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि गोवा की परिस्थितियां थोड़ी अलग है। आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि वो खासतौर पर जो माइनॉरिटी वोट्स है, यहां पर क्रिश्चियन वोट्स है, उनको अपनी तरफ करे, उनको ध्रुवीकरण करने की कोशिश करे। लेकिन फिलहाल कहना मुश्किल होगा कि वो कितना असर डालती है। संगठन के स्तर पर थोड़ी कमजोरी अभी भी दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी को लेकर, लेकिन वो पूरे जोर शोर से उतर रहे हैं और खुद को दावेदार बता रहे हैं। हालांकि अभी भी ऐसा लग रहा है कि मुख्य मुकाबला परंपरागत जो प्रतिद्वंदी है, कांग्रेस और बीजेपी, उनके बीच ही दिखाई देता है। प्रणव, इस तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब की बादल सरकार को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया है। पंजाब के जलालाबाद, धुरी और पिल्लोर की रैलियों में उन्होंने अकाली बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बादल सरकार राज्य की जगह अपने हित को तरजीह देती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के गढ़ जलालाबाद में रैली की। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 साल में पंजाब का भला करने में बादल सरकार नाकाम रही है। युवा बेरोजगार हैं और ड्रग्स की समस्या बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में एक प्रदेश में होता है और उस भ्रष्टाचार का कोई चिन्ह है, कोई निशान है, तो उसका नाम सुखबीर बादल है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल को अवसरवादी बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन पंजाब को पंजाब का मुख्यमंत्री ही चाहिए। केजरीवाल जी जानते हैं कि दिल्ली में उनका काम खत्म हो गया है। केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली में न कॉर्पोरेशन में न इलेक्शनों में आम आदमी पार्टी आ रही है। तो केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ के मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनूं। मगर पंजाब को पंजाब का चीफ मिनिस्टर चाहिए। राहुल गांधी ने धुरी और पिल्लोर में भी रैली की। उन्होंने पंजाब को ड्रग्स समस्या से मुक्त करने और खुशहाली वापस लाने का वादा किया। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और पंजाब की लंबी में अरविंद केजरीवाल ने आज जलालाबाद में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के दिए बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बात मतदाता गंभीरता से नहीं लेते। राहुल गांधी जी कुछ भी बोल देते हैं। अब राहुल गांधी जी पे कौन यकीन करता है? हाँ। उनको बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं। ये चुनाव पंजाब की जनता लड़ रही है। पंजाब की जनता ने मन बना लिया। पंजाब चुनाव में शराब के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई जारी है। बठिंडा में शराब की 10,000 पेटियां बरामद की गई हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बड़े पैमाने पर शराब जब्त की। इस मामले को एक्साइज विभाग को फिलहाल सौंप दिया गया है। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के कुछ मंत्रालयों पर बिना अनुमति के फैसले लेने पर नाराजगी जताई है। आयोग ने कैबिनेट सचिव को चिट्ठी भेजकर आचार संहिता का सख्ती से पालन का निर्देश दिया है। चिट्ठी में रक्षा और वित्त मंत्रालय के साथ नीति आयोग के कुछ फैसलों का हवाला भी दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इन तीनों ने जरूरी फैसलों पर राय नहीं ली। 20 जनवरी को चुनाव आयोग नीति आयोग की जांच भी कर चुका है। नीति आयोग ने बिना अनुमति के चुनाव वाले 5 राज्यों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया था। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी कैडेट्स को डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की अपील की है। दिल्ली में एनसीसी रैली में उन्होंने कहा कि देश भर से आए कैडेट्स अनेकता में एकता के प्रतीक हैं और युवा शक्ति की देश के बदलाव में अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में एनसीसी रैली को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कैडेट से डिजिटल ट्रांजैक्शन अभियान को बढ़ाने में भागीदारी बनने की अपील की। इन दिनों लोग डिजिटल करेंसी की ओर कैसे जाएं, उसका एक अभियान चल रहा है। एनसीसी के कैडेट्स ने उसको आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी की देश और समाज के बदलाव में अहम भूमिका है और एकता ही हमारी ताकत है। तो देश के 800 मिलियन यूथ अगर एक बार ठान ले कि अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें योगदान करना है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि प्रधानमंत्री से भी ज्यादा या वित्त मंत्री से भी ज्यादा बहुत बड़ा काम हिंदुस्तान का नौजवान कर सकता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एनसीसी कैडेट्स की सलामी ली। इस परेड में वियतनाम, रूस और श्रीलंका समेत कई देशों के कैडेट्स भी शामिल हुए। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। जयपुर में फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान तोड़फोड़ पर फिल्म इंडस्ट्री ने नाराजगी जताई है और केंद्र सरकार को खत लिखकर कलाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं राजस्थान सरकार ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। जयपुर में फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान तोड़फोड़ और मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कानून के दायरे से बाहर जाकर कुछ करने की इजाजत नहीं है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस के पास आए, पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन कोई स्वयं ही कार्रवाई करे तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। जांच करने के बाद किसका दोष है नहीं है उसकी कार्रवाई करेंगे। फिल्म जगत के कलाकारों ने इस तरह के हमले की निंदा की है और सरकार से ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने की मांग की। फिल्म टेलीविजन निर्देशक संघ और प्रोड्यूसर गिल्ड ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है और फिल्म कलाकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। If you dispute his facts and figures, then you must come with your own facts and figures. That's a different way of dealing with it. That's the civilized way of doing this. I don't think that's a good thing. And I think the government should take this very seriously. इनको पता नहीं चलता कि फिल्म में एक्चुअली है क्या। फिल्म से पहले कहानी डायरेक्टर के सिवाय किसी को, एक्टर के अलावा किसी को पता होती नहीं है। फिल्म जो है ना एक साफ टारगेट है जिसकी वजह से जो है ना हल्ला होगा और स्टेट बदनाम होगी। इस बीच राजस्थान में फिल्म पद्मावती की शूटिंग रद्द कर दी गई है। शुक्रवार को एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने फिल्म के सेट पर पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में बर्फ धंसने का सिलसिला जारी है। कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में 5 जवान बर्फ में दब गए, लेकिन समय रहते उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। फिलहाल इन जवानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के माचिल सेक्टर में भारी हिमपात के बाद हुए हिमस्खलन ने सेना की चौकी को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें सेना के 5 जवान सैकड़ों टन बर्फ के नीचे दब गए। जानकारी के मुताबिक सुबह अचानक पहाड़ों में जमी बर्फ तेजी से नीचे गिरने लगी। इसमें सेना के जवान फंस गए। इससे पहले गुरेज सेक्टर में हिमस्खलन की चपेट में आने से 15 सैनिकों की जान चली गई थी। बुधवार के बाद कश्मीर घाटी में हिमस्खलन के चलते अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने घाटी में ताजा बर्फबारी को देखते हुए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। फिलहाल ठंड से निजात मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की चेतावनी दी है। कोहरे से यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। इसके चलते यहाँ बर्फ की चादर बिछी हुई है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार 5वें दिन भी बंद रहा। हिमाचल में बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठंड से बचने के लिए यही है जी, आग जला लो सुबह से शाम तक, जब तक दुकान पे रहते आग जला के ही बैठना पड़ता है। मगर इस साल जो मैंने ठंड महसूस की और बर्फबारी महसूस की, ये इतनी तो पहले नहीं देखी थी। बर्फबारी तो हमारे लिए फायदेमंद ही, मगर इतनी ज्यादा कि जिसे जानो माल को नुकसान पहुंचे तो ये भी तो सही नहीं है।
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की आशंका जताई है। आने वाले जो 2 दिन हैं इसमें न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री गिरावट रहेगी और जो अगले 24 घंटों में कुछ एक इलाकों में बारिश और स्नोफॉल हो सकती है। उसके बाद मौसम में थोड़ी तब्दीली रहेगी। उधर मैदानी इलाकों में हुई बारिश से ठंड बढ़ गई और कोहरे के चलते पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते रेल, सड़क और हवाई यातायात पर असर पड़ा है। करीब 20 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। वहीं धुंध की वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें देरी से चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बेहतर सुरक्षा की गारंटी देने वाला हेलमेट जल्द ही मार्केट में आने वाला है। BIS ने मौजूदा हेलमेट के डिजाइन में बदलाव किया है। इससे सड़क दुर्घटनाओं के दौरान होने वाली मौतों में कमी आएगी। दोपहिया चालक हेलमेट पहनने के बावजूद कई बार हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसको ध्यान में रखकर भारतीय मानक ब्यूरो ने बेहतर खूबियों वाले हेलमेट का मानक जारी किया है, जो दुर्घटना होने पर बेहतर सुरक्षा मुहैया कराएगा। जो इसका स्टैंडर्ड था 1993 में छपा था और उसके बाद हमने इसमें कुछ संशोधन किए थे, लेकिन एक पूरी तौर से जो इसका जो पुनरीक्षण या रिवीजन है वो अब किया गया है और जो अब अप्रैल जो 2017 से लागू भी कर दिया जाएगा। अप्रैल 2017 से बाजार में आने वाले इस हेलमेट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें ऊपर कुछ छेद होंगे जिससे वेंटिलेशन हो पाएगा। दोनों साइडों को ऐसे बनाया जाएगा कि किसी तरह से गिरने पर भी चालक को चोट ना लगे। साथ ही बेल्ट भी ऐसी बनाई गई है कि गिरने पर ये ना खुले। इस नए हेलमेट की कीमत 700 से 800 रुपए तक तय की गई है। हेलमेट तो इंटैक्ट है, लेकिन ये सड़क पे रगड़ते हुए जा रहा है, तो इस पे एक फोर्स लगता है जिसके झटके से खुल सकता है। तो उस एब्रेजन रेजिस्टेंस का भी इसमें एक नया प्रावधान डाला गया है ताकि ये ना खुल सके और ये रगड़ते हुए जाएगा लेकिन ये इंटैक्ट रहेगा। तो ये प्रावधान हमने नए हेलमेट के रिवाइज स्टैंडर्ड में डाले हैं। BIS ने करीब 225 कंपनियों को नए डिजाइन वाले हेलमेट बनाने की जिम्मेदारी दी है। नए डिजाइन वाला ये हेलमेट यूरोप की डिजाइन की तर्ज पर बनाया जाएगा। हेलमेट सिर्फ चालान से बचने का एक रास्ता नहीं बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद जरूरी है। करीब 24 साल बाद सरकार ने नए नियम मानकों के आधार पर दावा किया कि नए हेलमेट पुराने वाले से ज्यादा सुरक्षित और बदलते वक्त और रफ्तार की जरूरत है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। मुस्लिम देशों से अमेरिका आने वाले प्रवासियों की अब सख्ती से जांच होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी वादे को पूरा करते हुए इस आदेश को मंजूरी दे दी है। वहीं अमेरिकी सेना को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा धन भी दिए जाने का ऐलान किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालते ही प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ट्रंप ने मुस्लिम प्रवासियों से जुड़े कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत अब अमेरिका आने वाले प्रवासियों की सख्त जांच की जाएगी। I'm establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. We don't want them here. We want to ensure that we are not admitting into our country the very threats our soldiers are fighting overseas. आदेश में अमेरिका शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम को 4 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। सीरियाई प्रवासियों के आने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। वहीं 7 मुस्लिम देश ईरान, इराक, सीरिया, सूडान, लीबिया, यमन और सोमालिया से आने वाले नागरिकों की कड़ी जांच की जाएगी। इन लोगों को 30 दिन तक का वीजा भी जारी नहीं किया जाएगा। नए आदेश से प्रवासियों में निराशा है। There's nothing we could do about it, but I hope he can rethink about it and make the right decision. ट्रंप ने अमेरिकी सेना को मजबूत बनाने वाले एक आदेश को भी मंजूरी दी है। इसके तहत नए विमान और जंगी जहाजों का निर्माण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शरणार्थियों पर पाबंदी समेत दूसरे फैसलों पर यूरोपीय देशों ने चिंता जताई है। फ्रांस और जर्मनी ने कहा है कि युद्ध से पीड़ित इलाकों के शरणार्थियों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। यूरोपीय देशों ने इस मामले पर अमेरिका से बात करने की बात कही है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका से अपील की है कि वो अपने यहाँ प्रवासियों को शरण और बराबरी का दर्जा देने की परंपरा को जारी रखे। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थियों के लिए काम करने वाली एजेंसी UNHCR और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने साझा बयान जारी किया है।
अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब पर कब्जा कर लिया है। फाइनल में उन्होंने अपनी बहन वीनस विलियम्स को 6-4, 6-4 से हराया। ये सेरेना विलियम्स का 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब है और इसके साथ ही वो ओपन एरा में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली टेनिस खिलाड़ी बन गई। खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।